So, good morning, everybody. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we will study When the Salt Was Intended by जॉन मिल्टन। ये कविता एक सोनेट है और ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। When the salt was intended यानी जब युद्ध होने की संभावना थी। इसमें मिल्टन हमें बताता है कि जब वहाँ पर युद्ध होने की या आक्रमण होने की संभावना थी, तो सबसे पहले हम मिल्टन के बारे में परिचय पढ़ते हैं। जॉन मिल्टन की है। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए थे और वो प्यूरिटन एज के कवि है। मिल्टन जो है जब 44 साल की एज के थे तो वो पूरी तरह से अंधे हो गए और वो अंधे होने के बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट, जिसका नाम था। यहां पर ये एक सोनेट है। When the assault was intended, assault का मतलब होता है आक्रमण, युद्ध, और intended मतलब होने वाला था। संभावना जो होती है उसको उसके लिए आया है intended, यानी जब युद्ध होने की संभावना थी। यहाँ पे जो ये सोनेट है इसमें आपके लिए बताया है कि जब युद्ध होने वाला था तो क्या संभावना थी। यानी जहां पे मिल्टन रहता था, मिल्टन कवि की हम बात कर रहे हैं, जहां पे वह अपने दो भतीजों के साथ रहता था और जब वो रहता था तो उस शहर में आक्रमण होने की संभावना थी। तो वो जो सेना है जो अटैक करने वाली है उससे कवि ये सोनेट लिख करके रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सोनेट लिख करके उसने दरवाजे पे टांग दिया और वो वहां से निकल गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो सेना आए वो उसको बचाए, सही हो सके उस पर अटैक कर दे। इसलिए उसने ये सोनेट लिखा, घर के दरवाजे पे टांग दिया और वहां से चला गया। सोनेट क्या होता है? सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन iambic pentameter। सोनेट एक 14 पंक्तियों की कविता होती है जो कि iambic pentameter में लिखी जाती है। यहां पर टाइटल को मैं रिपीट कर रहा हूं, When assault was intended to the city, जब सिटी पर आक्रमण होने वाला था। कवि रिक्वेस्ट कर रहा है कैप्टन और कॉलोनिल और नाइट इन आर्म्स। कैप्टन है कैप्टन और कॉलोनिल है कर्नल और नाइट का मतलब होता है योद्धा। कैप्टन, कॉलोनिल, नाइट इन आर्म्स। आर्म्स का मतलब हथियारों से युक्त, क्योंकि एक जो सेना होती है उसमें तरह तरह के योद्धा होते हैं। कोई कैप्टन होता है, कोई कर्नल होता है, कोई पैदल सेना होती है। तो यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कैप्टन और कॉलोनिल और नाइट इन आर्म्स है कैप्टन, है कर्नल और है योद्धाओं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कैप्टन ही उसके घर पे अटैक करे, कोई कर्नल भी अटैक कर सकता है या फिर कोई दूसरा भी अटैक कर सकता है। तो वो कह रहा है कैप्टन, कॉलोनिल और नाइट इन आर्म्स whose chance on these defenseless dwarfs may siege, whose chance on these, whose जिसको भी चांस अवसर मिले ऑन दीज डिफेंसलेस डोर्स। डोर मतलब दरवाजा, घर का दरवाजा। जिसको भी चांस अवसर मिले, जिसको भी अवसर मिले ऑन दीज डिफेंसलेस। डिफेंस का मतलब होता है बचाव और डिफेंसलेस का मतलब होता है निहत्ते। यानी मेरा जो घर है, मेरा जो घर निहत्ता है, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, अगर मेरे घर पे तुम में से किसी को भी मौका मिले क्या करने का, सीज, आक्रमण करने का, अगर मेरे घर पे तुम में से किसी को भी आक्रमण करने का, लेस डूअर्स में सीज। कवि अपने घर के दरवाजे को डिफेंसलेस बता रहा है, क्योंकि कवि है, कवि के पास कौन लड़ने वाला है, तो वो डिफेंसलेस, निहत्ता अपने घर के दरवाजे को बता रहा है। डूअर्स में
सीज, सीज का मतलब आक्रमण। अगर मेरे घर के दरवाजे में तुम्हें आक्रमण करने का मौका मिले तो क्या करना? इफ एवर डीड ऑफ ऑनर डिड डी प्लीज। दो बातें यहां पे कभी कहेगा। इफ एवर यदि, इफ एवर यदि, डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, वर्क, ऑनर सम्मान का, डिड दी, दी का मतलब होता है तुम्हें, यू। ओल्ड इंग्लिश में दी यू के लिए बोला जाता था। ओल्ड इंग्लिश मतलब जब मिल्टन जब काव्य रचना करता था उस जमाने की जो इंग्लिश थी उसमें यू पॉपुलर वर्ड नहीं था। उस समय दी, दाओ, दाई इस तरह के वर्ड होते थे। इफ यदि डीड ऑफ ऑनर सम्मान का कार्य करने में डिड दी प्लीज तुम्हें खुशी मिलती हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी को सम्मान का कार्य में खुशी मिले ही से। कुछ लोग जो है सम्मान का कार्य नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे कभी कह रहा है यदि सम्मान का कार्य करने में तुम्हें खुशी मिलती है तो क्या करना? गार्ड देम, उनकी रक्षा करना। किनकी रक्षा करना? इससे ऊपर आया था डिफेंसलेस डूअर्स, निहत्थे घर की। यहाँ पे देव इसलिए आया घर की भी और घर में रहने वाले की भी। ऐसा नहीं कि घर को छोड़ दो और घर में रहने वाले मिल्टन और उसके जो भतीजी जो रह रहे थे उसके साथ उनको फिनिश कर दो, उनका कत्ल कर दो, ऐसा नहीं। इसीलिए कहा है गार्ड देम, उनकी रक्षा करना। अगर तुम्हें सम्मान का कार्य करने में मजा आता है, प्लेजर, प्लीज, प्लीज का मतलब खुशी मिलती है। यदि तुम्हें सम्मान का कार्य करने में थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो गार्ड देम, उनकी रक्षा करना, एंड हिम और उसकी भी, विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स, एंड हिम उसकी, विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करना, फ्रॉम हार्म्स नुकसान से, यानी उसकी, मिल्टन की और मिल्टन के घर की सुरक्षा करना, और इससे फ्रॉम हार्म्स नुकसान से, यानी मेरा कोई नुकसान मत करना। रिक्वेस्ट कर रहा है पॉइंट, मिल्टन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है सेना से कि अगर तुम्हें सम्मान का कार्य करने में खुशी मिलती है तो मेरे घर की और मेरी सुरक्षा करना, मतलब मुझे नुकसान मत पहुंचाना। भले ही तुम पूरे शहर को नष्ट कर दो लेकिन मुझे तो मत पहुंचाना, ये कह रहा है। ठीक, अब देखो जब वो सुरक्षा करेंगे सेना तो वो क्या करेगा? He can repeat the, for he knows the charm. He can repeat the, repeat का मतलब होता है एहसान मानना। repeat जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उसके बदले में अगर कोई काम किया जाता है तो उसको कहते हैं एहसान मानना। He can repeat the, the मतलब तुम्हारा, सेना का। He मिल्टन कह रहा है वो तुम्हारा एहसान मानेगा। जब तुम मेरे घर को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। He can repeat the, for क्योंकि he knows वो जानता है, the charms जादू। मिल्टन कह रहा है कि वो जादू जानता है, मैं जादू जानता हूं, क्यों कह रहा है मिल्टन। वो तुम्हारा एहसान मानेगा मतलब मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा और मैं जादू जानता हूं। कौन सा जादू जानता है? That called fame on such gentle acts as these, that जिससे कॉल फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ऑन सच जेंटल एक्ट्स, एक्ट्स मतलब कार्य और जेंटल विनम्र। ये जो तुम विनम्र कार्य करोगे, इस तरह का जो तुम विनम्र कार्य करोगे, इसकी वजह से क्या होगा? दैट कॉल फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि फैला दूंगा। तुम इस तरह का जो कार्य करोगे, जेंटल कार्य, कोई भी उदारता भरा जो कार्य तुम करोगे तो इससे मैं तुम्हारी प्रसिद्धि को, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि को फैला दूंगा। कहां पे? एंड ही कैन स्प्रेड दाई नेम, ही वह जो मिल्टन है वो कह रहा है ही कैन स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, मैं फैला दूंगा दाई नेम तुम्हारे नाम को, ओवर लैंड्स एंड सीज। लैंड्स मतलब जमीन पे, सीज मतलब समुद्र तक, समुद्र तक, जमीन पे। यहां कहने का मतलब यह है कि इस धरती पे जहां तक प्राणी रहते हैं
समुद्र तक, जमीन से लेकर के समुद्र तक, जहां तक इंसान रहता है वहां तक मैं तुम्हारी प्रसिद्धि को फैला दूंगा। यहाँ पे ये कह रहा है एंड ही कैन स्प्रेड, वो फैला देगा, दाई, दाई मतलब यूर, तुम्हारा, नेम नाम, ओवर लैंड्स एंड सीज, जमीन से लेकर के समुद्र तक। वॉट एवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्कल वॉर्म्स, यहां पर कभी जो है उदाहरण के माध्यम से समझा रहा है। जब हम किसी का उदाहरण देते हैं ना, तो वो यहां पे कवि ने टेक्निक काम में ली है। वॉट एवर क्लाइम, कैसा भी क्लाइम हो, क्लाइम से मतलब होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है वातावरण, कैसा भी वातावरण हो, द सन्स ब्राइट सर्कल, सन्स मतलब सूर्य का, ब्राइट चमकीला, जो सर्कल है घेरा, वॉर्म्स को गर्मी देता है, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन सूर्य का जो गोल घेरा है, यानी जो सूरज है वो अपनी रोशनी देता ही है, यानी सूर्य की रोशनी छिपती नहीं है। यहाँ पे कवि के कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग गुड एक्ट्स, अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसकी जो फेम है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो ऑटोमेटिक फैल जाएगी, यानी उसको कहने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो प्रसिद्धि अपने आप फैल जाएगी। यहाँ पे ये सूर्य के उदाहरण देके कह रहा है कि भले मौसम कैसा भी हो, क्लाइम मतलब क्लाइमेट कैसा भी हो, लेकिन सूर्य की जो गर्मी है वो फैलती है। भले ही बादल छा रहे हो, लेकिन फिर भी सूर्य की गर्मी जो है वो छिपती नहीं है। तो जब तुम कोई अच्छा कार्य करोगे, मेरे घर की सुरक्षा करोगे, तो वो जो अच्छा कार्य है वो फैल जाएगा। और कहां तक फैला देगा वो उसको, एंड ही कैन स्प्रेड, को फैला देगा, बाय नेम, तुम्हारे नाम को, ओवर लैंड्स एंड सीज, जमीन से लेकर समुद्र तक। वॉट एवर क्लाइम, कैसा भी क्लाइमेट हो, द सन्स ब्राइट सर्कल वॉर्म्स, सूर्य का जो ब्राइट सर्कल है, सर्कल मतलब घेरा, गोल घेरा, सूर्य का जो चमकीला घेरा है वो गर्मी देता ही है। अब आगे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो देखो, लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बावर, अगेंस्ट, लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर, स्पीयर का मतलब होता है भाला, जो सेना में काम में लिया जाता है ना, भाला लड़ने का, उसके लिए आता है स्पीयर। लिफ्ट नॉट, मत उठाना, दाई स्पीयर, तुम्हारे भाले को, तुम्हारा ये जो भाला है इसको मत उठाना, किसकी तरफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, द म्यूजेस बावर, बावर का मतलब होता है बगीचा, गार्डन, और म्यूजेस का मतलब होता है ज्ञान की देवी। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि सरस्वती माँ जो है ज्ञान की देवी है। तो इन ग्रीक माइथोलॉजी म्यूज, म्यूज जो है वो ज्ञान की देवियां हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर, तुम्हारे भाले को मत उठाना, अगेंस्ट द म्यूज बावर, ज्ञान की देवी के बगीचे की तरफ। अब ज्ञान की देवी का बगीचा कहां पर है, कवि में। कवि अपने आप को ज्ञान की देवी का, क्योंकि ज्ञान की देवी कहां निवास करेगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कवि हैं उनमें। और उस जमाने में सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो कवि है वो कह रहा है कि मेरे अंदर ज्ञान की देवी का निवास है और उसकी तरफ तुम्हारा भाला जो है मत उठाना। द ग्रेट इमेटियन कॉन्क्यूरर बिड स्पैर द हाउस ऑफ पिंडास व्हेन टेंपल एंचावा वेंट टू द ग्राउंड। कवि यहाँ पे उदाहरण भी दे रहा है कि पहले भी ऐसे युद्ध हुए हैं, लेकिन उस जमाने में भी जो विजेता थे उन्होंने ऐसे कवियों की हत्या नहीं की थी। कौन सा उदाहरण दिया उसने, देखो, द ग्रेट इमेटियन कॉन्क्यूरर, इमेटियन, इमेथिया का शहर का नाम है इमेथिया। कॉन्क्यूरर का मतलब होता है विजेता, कॉन्क्यूरर का मतलब होता है विजय, और कॉन्क्यूरर का मतलब होता है विजेता। और बाइट, बाइट का मतलब होता है ऑर्डर देना, आदेश देना। द ग्रेट इमेथियन कॉन्क्यूरर, इमेथिया का जो महान विजेता था, द ग्रेट, महान, इमेथियन कॉन्क्यूरर, इमेथिया का जो महान विजेता था, कौन, अलेक्जेंडर की यहाँ पे बात चल रही है, उसका नाम नहीं है, उसको डायरेक्टली बताया है, क्योंकि जब किसी का नाम दे दिया जाता है तो कविता क्या है कम प्रभावी बन जाती है, और किसी का नाम नहीं देते तो वो क्या है यूनिवर्सल हो जाती है वो कविता। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक बन जाती है।
द ग्रेट इमेकियन कॉन्करर, इमेकिया का जो महान विजेता था अलेक्जेंडर बाइड, उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? स्पेयर, छोड़ने का, बचाने का। इमेकिया के महान विजेता अलेक्जेंडर ने आदेश दिया द हाउस ऑफ पिंडास, हाउस ऑफ पिंडार, पिंडार के घर को छोड़ने का आदेश दिया। पिंडार कवि का नाम है, हाउस उसका घर, स्पेयर मतलब छोड़ने का। यानी जब अलेक्जेंडर ने इमेकिया का जो महान विजेता है, तो जब उसने इमेकिया पे आक्रमण किया, तो उस समय जो पिंडार जो कवि था, उसके घर को छोड़ने के लिए, उसके घर को बचाने के लिए उसने ऑर्डर दिया था। उसने उसकी सेना से कहा कि सबको नष्ट कर देना, लेकिन जो पिंडार जो कवि है उसके घर को नष्ट मत करना। तो वो उनको याद दिला रहा है कि जब महान विजेता अलेक्जेंडर ने ही पिंडार के घर को छोड़ दिया था, तो मेरे घर को, उसको भी छोड़ो। When, और कब छोड़ा था? When टेम्पल एंड टावर, टेम्पल मतलब मंदिर और टावर, टावर से क्या मतलब है? चर्च के जो टावर होते हैं, क्योंकि चर्च आपने देखा होगा, चर्च में मेन गेट पे दो जो है टावर होते हैं, इसलिए उनको टावर कहा जाता है। यहाँ पे चर्च से इसका मतलब When टेम्पल एंड टावर, जब मंदिर, मस्जिद, चर्च went to the ground, उन सबको ग्राउंड पे लाया जा रहा था। went to the ground, ग्राउंड से मतलब क्या है? यानी उन सबको तोड़ा जा रहा था। जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च सब तोड़े जा रहे थे, उस समय भी अलेक्जेंडर ने उसकी सेना को ऑर्डर दिया कि पिंडार के घर को छोड़ देना, इसीलिए तुम भी मेरे घर को छोड़ दो, ये कहा उसने। एंड द रिपीटेड heir of said Electra's point had the power to save the Athenian walls from ruin back. एक और उदाहरण उसने दिया, मिल्टन जो है यहाँ पे हमें एक और उदाहरण बता रहा है। एक तो उसने अलेक्जेंडर का उदाहरण दिया, दूसरा देखिए एंड ऑफ द रिपीटेड एयर, रिपीटेड का मतलब बार बार रिपीट किया जाना, और यहाँ एयर से मतलब हवा से नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग लिटरेचर, सो जो कॉमन जो अर्थ होता है उससे डिफरेंट, एयर से मतलब है वातावरण, एयर का कॉमन अर्थ हवा होता है, लेकिन साहित्यिक भाषा जो होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट अर्थ निकलता है। एयर से मतलब है वातावरण। द रिपीटेड एयर, बार बार दोहराया गया, यानी वातावरण ऐसा पैदा कर दिया, बार बार दोहराया गया। क्या? सेड इलेक्ट्रास पोइट, इलेक्ट्रा एक रचना का नाम है, यानी किताब का नाम है इलेक्ट्रा। जैसे रामायण, महाभारत, ये क्या है? किताबें हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रा एक किताब का नाम है, और ये किसने लिखी? ये यूरिपिडीज ने लिखी है। और ये कौन सी रचना है? इसके आगे लिखा है सैड। सैड का मतलब ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसको कहेंगे? ऐसी रचना जिसका एंड दुखांत में हो, यानी जिसका एंड दुख में हो, उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। तो ये सैड, सैड मतलब ट्रेजेडी है। और किसने लिखी? ये यूरिपिडीज ने लिखी है, कवि का नाम है यूरिपिडीज। सैड इलेक्ट्रास पोइट, इलेक्ट्रा का कवि यूरिपिडीज, हैड द पावर, उसके अंदर ऐसी पावर थी, यानी यूरिपिडीज जो था कवि, उसके अंदर भी ऐसी पावर थी, टू सेव, उसने बचा लिया एथेनियन वॉल्स, एथेंस की दीवारों को, एथेंस शहर का नाम है, उसने एथेंस की दीवारों को बचा लिया फ्रॉम रूइन बैक। रूइन का मतलब बर्बाद होने से, और बैर का मतलब होता है बंजर, बर्बाद होने से उसने बचा लिया। जब थेप्स नामक शहर पर 404 बीसी में अटैक हुआ, तो वहां पे यूरिपिडीज नामक एक कवि था, तो उसने इलेक्ट्रा नामक एक रचना लिखी, और जो आक्रमण कर रहे थे उनको वो पहुंचाई कि यहाँ पर जो है, जो भी कवि है उन सबको बचाया जाए, उन पर अटैक नहीं किया जाए। और वो सब कवि जो है, एथेंस के जितने भी कवि थे, एथेंस एक शहर का नाम है, तो वहां पे जितने भी कवि थे उन सबको बचा लिया गया। तो कवि कह रहा है कि जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया, जब भी कवियों को बचाया, जब एथेंस पे अटैक हुआ, जब एथेंस पे अटैक
हुआ तब भी कवि को बचाया, तो मेरे घर को भी तुम बख्श देना। अब उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अटैक ही नहीं हुआ और जो अटैक होने की केवल संभावना थी, तो वो संभावना जो है वो खत्म हो गई और उस समय फिर अटैक नहीं हुआ। तो ये सोनेट हमने यहाँ पे पढ़ा। सोनेट क्या होता है? सोनेट में 14 पंक्तियां, 14 पंक्तियां, उसमें पहली जो 8 पंक्तियां होती है वो ऑक्टेव कहलाती है और बाद वाली 6 पंक्तियां सस्टेट कहलाती है। ऑक्टेव का मतलब 8 ही होता है और सस्टेट का मतलब 6। ऑक्टेव जो होता है जिसमें 8 पंक्तियां होती है उसके 2 टुकड़े और कर लेते हैं, तो 4-4 पंक्तियों के 2 उसमें छंद, 2 स्टेंजा होते हैं और बाद वाली जो 3 के 2 टुकड़े कर देते हैं, तो 3-3 लाइन के 2 स्टेंजा होते हैं। इस तरह ये एक सोनेट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।